गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के मानव भूगोल जो हमारा सेकंड पेपर है, उसमें हम जो सेकंड यूनिट है उसके अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र, उनकी शारीरिक संरचना, एस्किमो द्वारा किए जाने वाले आखेट, वस्त्र, भोजन आदि के बारे में हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं एस्किमो लोगों के निवास गृह, उनके द्वारा उपयोग में आने वाले विभिन्न यंत्र उपकरण, उनकी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एस्किमो लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले निवास गृहों के बारे में। एस्किमो लोगों के द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के जो मकान होते हैं या घर होते हैं वो बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो इनके घर होते हैं वो सील मछली की स्किन और इसके अलावा जो उनकी हड्डियां होती हैं उसका प्रयोग करके, बर्फ़ का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मेनली जो इनके हम मकान होते हैं उनको दो प्रकार हैं उनके, इग्लू और सेकंड है कर्मक। ये दोनों ही जो है वो मुख्य रूप से सर्दियों के अंतर्गत बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इग्लू के बारे में। एस्किमो लोग क्या सर्दियों के समय में इग्लू बनाते हैं। सर्दियों में बर्फ़ जो होती है उस बर्फ़ को ईंट या पत्थर की आकृति देते हैं और जैसे हम अपना ईंट का मकान बनाते हैं उसी तरीके से ये बर्फ़ के टुकड़ों को ईंटों की तरह व्यवस्थित करके चूने के जो पत्थर होते हैं यानी चूने के जो भट्टे होते हैं उनके जैसी आकृति, गुम्बदनुमा, उल्टे गुम्बदनुमा आकृति का ये निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, गोल गुम्बदनुमा आकृति है, ये इनके मकान है इग्लू। इसमें ऊपर की तरफ एक छिद्र है, छोटा सा स्पॉट दिखाई दे रहा है, वो छिद्र जो है वो सांस लेने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा जो इग्लू होता है उसका जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ से एक छोटी लंबी सुरंग बनाई जाती है जिसका प्रयोग वो अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए करते हैं। इस सुरंग में केवल रैंकर ही अंदर जा सकते हैं और आप खड़े होकर अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरह की सुरंग वे इसीलिए बनाते हैं क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उनसे बचाव होए, यानी कि जो ठंडी हवा है वो इग्लू के अंदर प्रवेश ना करे। इसके अलावा अंदर जो होता है, अंदर की तरफ ये इग्लू के अंदर जो समूर होता है उसकी खाल से इस पूरे मकान को ढक देते हैं। इसके अलावा इग्लू के अंदर अंधेरा रहता है, तो अंधेरे के अंतर्गत रोशनी लाने के लिए जो जानवरों की चर्बी है उसको ये जलाते हैं जिससे कि अंदर वहाँ पे उजाला हो सके। तो इस तरीके से सर्दियों में इनके द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं वो होते हैं इग्लू। सेकंड जो मकान इनके द्वारा बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं गर्मियों में। गर्मियों में जो एस्किमो लोग होते हैं वो तटों के किनारे निवास करते हैं और ये जो कैरिबो है तथा जो ध्रुवीय भालू है उसकी स्किन का यूज़ करके तंबू नुमा मकान बनाते हैं, तंबू की तरह अपने निवास स्थल बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्यूपिक। इसके अंदर एक ही तंबू में एक पूरा परिवार रहता है। इसी तरीके से एक जो पूरा इग्लू बनाते हैं उस इग्लू के अंदर पूरा परिवार निवास करता है। तो इस तरीके से एस्किमो जनजाति के द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के निवास गृह बनाए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन निवास गृहों को बोलते हैं हम ट्यूपिक और शीतकालीन को बोलते हैं हम इग्लू। इसके बाद हम बात करते हैं एस्किमो लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख यंत्र और उपकरणों के बारे में, जिनका प्रयोग वो आखेट करने में करते हैं या फिर अपने जीवन यापन के अंतर्गत विभिन्न अन्य कार्यों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो यंत्र हैं उनके अंतर्गत हम बात करते हैं क्याक। क्याक एक तरह की क्या है, नाव है। ये नाव जो होती है ये चमड़े की बनी होती है और इस नाव का प्रयोग जो सील मछली है उसका शिकार करने के लिए किया जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 5 से 6 मीटर। क्या कि इसके अलावा इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1.5 मीटर के करीब होती है और सील मछली की जो त्वचा होती है इससे इसका यूज़ किया जाता है मुख्य रूप से उसका शिकार करने के लिए। उसी की त्वचा से जो है वो क्याक नामक नाव बनाई जाती है। जैसा आपको साइड में एक चित्र दिखाई दे रहा है 11.4, इसके अंतर्गत जो क्याक नाव है उसके बारे में बताया
गया है, उसका चित्र है, उसमें देख सकते हैं ये लंबी, थोड़ी पतली और लंबी नाव होती है। सेकेंडली जो इसके अंतर्गत यंत्र और उपकरण आते हैं वो आता है उमियाक। उमियाक जो होता है वो भी एक नाव ही होती है एक ही प्रकार की, ये स्त्रियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जबकि जो क्याक नाव होती है वो पुरुषों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। क्याक और उमियाक दोनों ही जो नावें होती हैं, इनका निर्माण जो सील मछली होती है उसकी हड्डियों से किया जाता है। गर्मियों के समय में जो नदियाँ होती हैं, झील तथा तटवर्ती भागों में इन नावों का प्रयोग शिकार करने के लिए किया जाता है। इन नावों में बैठ करके जो एस्किमो लोग होते हैं वो अधिकतर व्हेल, सील और वालरस मछलियों का शिकार करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा तीसरा आता है वह आता है हारपून या भाला। ये इनके शिकार करने का प्रमुख औजार है। चित्र 11.5 में आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर जो दे रखा है वो हारपून है और सेकेंडली जो दे रखा है वो है फेंकने वाला भाला। हारपून की अगर हम बात करते हैं तो ये एस्किमो का शिकार करने का सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है। ये एक कठोर लकड़ी की लंबी नोक जैसा होता है जो कि लगभग 4 फुट लंबा होता है। इसके अलावा इसमें शिकार करने के लिए एक रस्सी बंधी हुई रहती है। एक हाथी का दांत होता है जो कि आगे के भाग में लगा हुआ रहता है। इसके अलावा एक अग्रिम मुठिया होती है जो कि वालरस के दांत से बनी होती है। हारपून की जो डोरी होती है इसकी जो नोक है उससे पार्श्व भाग के छिद्रों से जुड़ी हुई होती है, यानी इसके जो आगे की डोरी है वो आगे जो इसकी पैनी नोक है उस पर लगा दी जाती है। इसके अलावा पीछे जो इसमें छिद्र बने हुए हैं उन छिद्रों में जुड़ी हुई रहती है। जैसे ही सील मछली छिद्रों में आती है सांस लेने के लिए तो प्रहार कर दिया जाता है इसके द्वारा, हारपून के द्वारा। तो दो तरह का हारपून भी दो तरह का होता है, एक तो प्रहार करने वाला और एक फेंके जाने वाला। जैसे एक तो सील मछली जैसी छिद्र पे आती है तो उस पर प्रहार कर दिया जाता है, एक थोड़ा दूर से फेंक करके यूज़ में लाया जाता है। तो हारपून जो है वो इनका इम्पोर्टेंट हथियार है आखेट करने के लिए। इसके बाद आता है चौथा जो उपकरण है वो है स्लेज गाड़ी। सर्दियों में बर्फ़ पर चलने के लिए, यात्रा करने के लिए और गर्मियों में चिकनी और दलदली टुंडा क्षेत्र में यात्रा करने के लिए स्लेज गाड़ी तथा कुत्तों के दल का प्रयोग किया जाता है। स्लेज गाड़ी जो होती है वो मछली की हड्डियों अथवा लकड़ी से बनाई जाती है जिसमें चमड़े की रस्सी होती है। इसके लिए बारहसिंगा के मुड़े हुए सींगों से हैंडल तैयार किए जाते हैं। स्लेज खींचने के लिए 5 या 6 कुत्तों का दल होता है। सबसे अधिक शक्तिशाली और उत्साही कुत्ते को सबसे आगे अगवा के रूप में रखा जाता है अन्य कुत्तों की अपेक्षा, और कमज़ोर कुत्ते जो होते हैं वो स्लेज गाड़ी के पास में रखे जाते हैं। कुत्तों को सील का मांस खिलाया जाता है, सील मछली जो होती है उसका मांस खिलाया जाता है। जहाँ कहीं भी कुत्तों का अभाव होता है वहाँ पर सील जो स्लेज गाड़ी होती है उसे खींचने के लिए रेनेडियर एक जानवर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। रेनेडियर लंबी यात्रा और धीरे स्थानांतरण यानी धीमे धीमे जाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जबकि कुत्ते जो होते हैं वो तेज़ गति से यात्रा करने के लिए और शिकार करने के लिए जो है वो प्रमुख माने जाते हैं। तो समय के अकॉर्डिंग जो है वो कुत्ते और रेनेडियर दोनों का ही जो है वो स्लेज गाड़ी में प्रयोग किया जाता है। चित्र 11.6 में आप स्लेज गाड़ी देख सकते हैं जिसको रेनडियर के द्वारा खींचा जा रहा है। तो ये एस्किमो जाति के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख यंत्र तथा उपकरण हैं। अब हम बात करते हैं एस्किमो लोगों के द्वारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती हैं, जो इनका समाज है, जो इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में। एस्किमो जनजाति जो होती है वो एक पितृवंशीय समाज है, यानी इसमें सबसे अधिक आयु के पुरुष को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और पिता के बाद पुत्र को सत्ता हासिल होती है। इसमें जो वृद्ध पुरुष होता है वो उनका क्या हो जाता है, एक तरह से मुखिया। जैसे हमारे यहाँ मुखिया होते हैं ऐसे बड़े लोगों को वहाँ पे सबसे अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को रखा जाता है, वृद्ध पुरुष माना जाता है। इसके अलावा ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन कैसा है, घुमक्कड़, यानी एक जगह पर टिक कर नहीं रखते। भोजन और शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं, घर बनाते रहते हैं। इनका जो जीवन जीने का तरीका है वो भी पुराना है। इसके अलावा ये जो जनजाति है इसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। ये लोग अनेक उत्सव समारोह भी मनाते हैं, अनेक तरह के समारोह इनके मनाए जाते हैं जिनमें
परिवार के जो सदस्य होते हैं उसमें लोग अध्यक्षता भी करते हैं, सदस्यों को विशेष अधिकार होता है। इसके अलावा जो शिकार सामग्री होती है वो उस वृद्ध पुरुष को दी जाती है, उसकी पत्नी उसका बंटवारा करती है। जो घर का वृद्ध पुरुष होता है या जो वृद्ध पुरुष जिसको ये मानते हैं उसकी पत्नी सभी शिकार सामग्री का बंटवारा करती है। उसके बाद में ये मछली का शिकार करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बहुपति और बहुपत्नी प्रथा भी है। जादू टोने में भी ये विश्वास करते हैं। इसके अलावा कभी कभी सर्दियों में ऐसा होता है कि भोजन की कमी के कारण ये लोग भूखे भी रहते हैं तथा बूढ़े लोग जो हैं वो भुखमरी से बचने के लिए आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो इनकी सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी है, पुराने समय के हिसाब की है। इसके अलावा जो साइबेरिया क्षेत्र में एस्किमो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, मौन व्यापार करते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश है उसमें लोग जीवित रहने के लिए परंपरागत ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं और इतनी कठोर परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वातावरण से समायोजन के बारे में। वातावरण समायोजन का मतलब है जैसी वातावरण की परिस्थितियों में रहते हैं उसके अनुकूल स्वयं को ढाल लेना, स्वयं में परिवर्तन लाना। तो अगर हम वातावरण समायोजन की बात करते हैं तो एस्किमो लोगों के द्वारा किया जाने वाला जो अनुकूलन है वो वातावरण समायोजन का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे कि सर्दियों के समय में अपने निकट सामग्री का प्रयोग करके इग्लू जैसे निवास गृह बनाते हैं जो कि बर्फ़ के द्वारा बने हुए होते हैं। इसके अलावा स्लेज गाड़ी बनाने के लिए जो वालरस होती है उसकी हड्डियों का यूज़ करते हैं। और जो हिमपात होता है, हिमजंजा, यानी जिस तरह से हमारी बिजली कड़कती है इसी तरीके से जो हिमवर्ती क्षेत्र होते हैं उसमें जो हिमजंजा उत्पन्न होती है या हिम पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसके द्वारा जो चमक उत्पन्न होती है उससे आँखों को बचाने के लिए ये आँख कवच का भी प्रयोग करते हैं। तो यानी इतनी कठोर शीत परिस्थितियों में ये लोग अपना समायोजन स्थापित करके अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके अकॉर्डिंग अपने लिए उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं जिससे कि ये इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर सकें। इसके बाद में लास्ट में जो हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के अंतर्गत वो बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। जैसा आप जानते हैं, जैसा हम पढ़ चुके हैं, जो एस्किमो जनजाति है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में है तथा आज भी आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो यूरोप के लोग तथा अमेरिकन के निवासियों के संपर्क में एस्किमो जनजाति आ रही है, जिससे धीरे धीरे इनकी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आ रहा है। भरण पोषण करने की जो तरीके हैं उनमें ये अंतर ला रहे हैं। इसके अलावा वहाँ जो समूर है जिसकी खाल का प्रयोग वो अपने घरों में करते हैं, अब उसका प्रयोग वो व्यापार करने के लिए भी करते हैं, उसका व्यापार करते हैं। इसके अलावा खनिजों के भंडार मिले हैं जहाँ पर वहाँ पर ये लोग खादानों में कार्य करते हैं। राडार स्टेशन भी बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो स्नो स्कूटर है अब उसका धीरे धीरे प्रयोग करने लगे हैं परिवहन के साधनों में। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ने लगी हैं। जो अमेरिकी सरकार है उसके द्वारा इनके स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है जिससे वह स्वास्थ्य सुविधाएं इन्हें अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो इस तरीके से जो एस्किमो जनजाति है वो हमारे विश्व की प्रमुख जनजाति है जो कि मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका जीवन यापन ध्रुवीय क्षेत्रों में अतः शीतकालीन कठोर परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इन्होंने आज भी अपने जीवन को बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल बनाने का प्रयास किया है, वातावरण के साथ समायोजन किया है तथा धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों में सुधार लाया है। एस्किमो जनजाति के बाद में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में, जो कि मुख्य रूप से कहाँ की जनजाति है, अफ्रीका की।